हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्रीशन। अगर ये लेक्चर आप ध्यान से देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सभी क्वेश्चन आप ऑलमोस्ट कर देंगे इसको। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए टॉपिक शुरू करते हैं, नाम है जिसका एक्सक्रीशन। तो देखिए, इस पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो, एनिमल हो, यूनिसेलुलर हो एनिमल या मल्टी सेलुलर, सबको अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी ये अपने फूड से मिल लेते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं और एनर्जी इनको मिल जाती है। अब फूड को जब भी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, तो उसके बाद में कुछ वेस्ट बचता है, इनकी बॉडी में, जिसको बॉडी में से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये बॉडी में इकट्ठा होता चला गया तो बॉडी के लिए ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अलग अलग टाइप की बीमारियां, जैसे ह्यूमंस में अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। तो बॉडी से इस वेस्ट को निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बॉडी से इस हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट को निकालने की जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। इसलिए हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिक वेस्ट को निकालने की प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाती है। हार्मफुल यानी हानिकारक, और टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, जहरीला, कि बॉडी में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए बाहर निकालना इनको बॉडी से ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस लेक्चर में आपके 10th के अकॉर्डिंग जो है हम बात करेंगे थोड़ा सा कि भाई यूनिसेलुलर में कैसे होता है एक्सक्रीशन, और स्पेशली हम फोकस करेंगे जिस पे ह्यूमंस में कैसे होता है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्लांट में कैसे होता है। तो देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा, इसमें कैसे होता है? कि अमीबा में अगर वो पूछ ले तो सीधा आप लिखोगे बाय सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से हो जा। अब यहाँ पे कई बच्चों को ऐसे अगर ध्यान से पढ़ा हो तो डाउट आएगा कि ऐसे जब अमीबा को पढ़ा कि भाई ऐसे एंडोसाइटोसिस करता है, पैगोसाइटोसिस करता है, और फूड को सीडोपोडिया की हेल्प से ये इंगल्फ कर लेता है, ठीक है, और अंदर ही फूड चला जाता है। उसके बाद में बच्चों ने पढ़ा है चौथी क्लासेस में कि ऐसे अब ये सिंपल डिफ्यूजन से इसको भाई एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी बचा जो वेस्ट है वो ऐसे इजेशन से ऐसे वो बाहर निकल आता है। आप पूछेंगे कि तो ये वाला चीज़ क्या है? भाई ये भी एक्सक्रीशन का ही एक पार्ट है, इसमें सॉलिड वेस्ट ऐसे बाहर निकल गया एब्जॉर्ब करने के बाद। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम वो वाला एक्सक्रीशन एक बात कर रहे हैं कि जब बॉडी, देखो जैसे हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे तो ह्यूमन में उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक तो डाइजेशन हुआ था सॉलिड वेस्ट निकल गया एनएस से, ठीक है। एक होता है कि हमने खाना खा के जो सॉलिड वेस्ट निकल गया, और डाइजेशन के भाई विलेई जो होती है इंटेस्टाइन में, वो जो फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो ब्लड में जाके हमारी सेल के पास जो जाता है, सेल उसको यूटिलाइज करके उस वहाँ पर जो वेस्ट बचेगा वो ब्लड में घुल जाता है वापस, वो हमारी किडनी में जाके वापस जो है फिल्टर करके यूरिन बन के बाहर आता है। तो वो अलग टाइप का वेस्ट है, वो लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है जो। ऐसे ही ये सॉलिड यहाँ पर अलग निकलता है, और यहाँ पर जब वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, यूटिलाइज करेगा, और यूटिलाइज करने के बाद में जो वेस्ट बचेगा वो इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे मिक्स हो रखा है, क्योंकि यही इसकी बॉडी है, यही इसकी एक सिंगल सेल है, ये यूनिसेलुलर। यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप के वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में ये वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, और ये सिंपल डिफ्यूजन से बाहर की तरफ ऐसे इनको वेस्ट को निकाल देता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका आंसर बन जाएगा कि सिंपल डिफ्यूजन से जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा बॉडी से वेस्ट अपनी बाहर निकालते। मेनली हम आते हैं कि भाई ह्यूमन का जो
एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मैं लिख देता हूँ। ह्यूमन में, आदमी में जो एक्सक्रीशन होता है, जैसे अभी मैं बता रहा था कि भाई वेस्ट जो बॉडी से निकलते हैं ह्यूमन में, वो कई टाइप से निकल सकते हैं। एक तो सॉलिड वेस्ट हो गया, एनस के थ्रू निकलता है, ठीक है। एक हो गया हमारा स्वेट, पसीना, ठीक है। और कुछ सीबम की फॉर्म में, यानी ऑयल की फॉर्म में, जैसे नाक के पास हाथ लगाते हो तो चिकना चिकना लगता है, वो सीबम की फॉर्म में। और अगर देखें तो हमारे लंग्स के थ्रू नाक के से बाहर आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक वेस्ट की फॉर्म है, ठीक है। और सबसे जो मेन हम बात करना चाह रहे हैं वो है यूरिन की, क्योंकि देखिए खाना जब खाते हैं तो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट निकल गया। अब डाइजेस्टेड जो फूड है, जो हमारी विलई से एब्जॉर्ब होके ब्लड के रास्ते हमारी एक एक सेल के पास पहुंच गया, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है भाई, यूनिसेलुलर था तो एक सिंगल सेल यूज कर रही थी, ऐसे ही हमारी बॉडी भी बहुत सारी सेल की बनी और एक एक सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसका मतलब एक एक सेल जो न्यूट्रिशन ले रही है वो वेस्ट भी प्रोड्यूस करेगी। तो वेस्ट जब वो प्रोड्यूस करती है तो वही वेस्ट वापस ब्लड में डाल देती है। तो ब्लड में जो वेस्ट पड़ा हुआ है, अब वो घुला हुआ है ब्लड में, अब उसको फिल्टर यानी कि छान के उसमें से वेस्ट अलग करना है, बाकी का ब्लड वापस अलग करना है। ये वाला काम हमारी किडनी करती। तो मेन हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। यही हमारी बॉडी में घुला हुआ रहता है, इसको, ये काफ़ी खतरनाक है, इसको बॉडी से रिमूव करना होता है। और इसको रिमूव करने के लिए हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसमें क्या आते हैं, हमारा एक पेयर किडनी का आता है, ये पेयर ऑफ किडनी। दूसरी आती है हमारा ए पेयर ऑफ यूरेटर, और एक आता है यूरिनरी ब्लैडर, और एक आएगा यहाँ पर यूरेथ्रा, ठीक है जी। ये चीज़ है। तो रिमूवल, भाई जो बॉडी में ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो घुले हुए हैं, किडनी उनको छान के फिल्टर करके बाहर निकाल लेगी। तो ये जो वेस्ट होते हैं, ये वेस्ट काफ़ी खतरनाक होते हैं बॉडी के लिए। और इनमें अगर मैं बात करूँ तो मेन जो वेस्ट हैं ये हैं हमारे अमोनिया, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, यूरिया और यूरिक एसिड, ये बनते हैं, ठीक है जी। हमारा जो ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो यूरिया है, ठीक है। हालांकि थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ये भी बनते हैं। बाकी के ऑर्गेनिज्म अलग अलग, जो एनिमल्स हैं अपना अलग अलग टाइप के वेस्ट करते हैं। जैसे मोस्टली जो एक्वेटिक पानी में रहने वाले हैं वो अमोनिया होता है, हम यूरिया करते हैं। और बर्ड्स जो होती हैं उनमें यूरिक एसिड मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है। इन सब में नाइट्रोजन होता है। अमोनिया सबसे घातक, सबसे जहरीला टॉक्सिक वेस्ट होता है, सबसे जहरीला है। बॉडी में जरा सी थोड़ी भी देर अगर ये रह जाए तो बॉडी को डैमेज कर सकता है, ये हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो भी जितना जल्दी हो सके बॉडी से बाहर निकाल लो, वरना दिक्कत पैदा कर देगा। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है, इससे लाख गुना कम टॉक्सिक यूरिया होता है, और उससे भी काफ़ी गुना कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला बॉडी के लिए, यूरिया से भी कम यूरिक एसिड होता है। और आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि यूरिया और अमोनिया हमारी बॉडी में रह जाएं ज़्यादा लंबे समय के लिए तो क्या कर सकते हैं। आप तो खुद सोच के देखें, आपने सुना होगा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है। जो जॉइंट्स होते हैं फिंगर्स के, घुटनों के, कोहनियों के, तो ये जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे यूरिक एसिड जब जमा हो जाता है तो चला फिरा नहीं जाता तरीके से, दर्द होता है, सूजन आ जाती है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आ जाती है यूरिक एसिड में, बाय गठिया इस तरह की लक्षण आ जाते हैं। तो ये यूरिक एसिड की वजह से आते हैं, जो कि इन तीनों में सबसे कम टॉक्सिक है। अब आप खुद सोच के देखें कि अगर यूरिया रह जाए ज़्यादा लंबे समय तक तो क्या होगा, और अमोनिया रह जाए तो क्या हो जाएगा। इसलिए इनको बॉडी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकालना
ज़रूरी है इनको, ये वेस्ट को। हमारा जो मेन वेस्ट है वो यूरिया है, कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड भी बनता है, लेकिन मेन हमारा यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये वाला काम जो है इनको बाहर निकालने का काम करता है हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें एक पेयर किडनी का, एक पेयर यूरेटर का, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा आता है। अब ये होता कैसे है देखिए, अब यहाँ पर मैं सिंपल डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारी जैसे किडनी है, ठीक है। अब किडनी से बीन शेप की होती है, जैसे राजमा होता है। यहाँ से निकलता है यूरेटर, ऐसे आएंगे, ठीक है। ये आगे यूरेटर, यूरेटर किस में जाके खुलेंगे, ये खुलेंगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर खुलता है यूरेथ्रा से बाहर। तो ये क्या है हमारी, ये किडनी है, ये रहे हमारे यूरेटर, और ये रहा ब्लैडर, और ये रहा हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और ये रहा यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि एक एक करके हम देखते हैं। तो यहीं पर देखिए, जो हमारा जो न्यूट्रिशन एक एक सेल तक जाता है, खाना जो एक एक सेल तक जाता है वो ब्लड के थ्रू जाता है। ऐसे ही वेस्ट भी ब्लड में डाल दिया जाता है, और ब्लड उसको लेके आता है किडनी के पास में कि भाई इसमें से निकाल लो। जैसे गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो लंग्स के पास लेके गया था कि भाई इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। ऐसे ही घुले हुए जो वेस्ट हैं उसमें, उन वेस्ट को निकालने के लिए ब्लड किडनी के पास में लेके आता है। किडनी के पास में लेके आएगा तो किडनी क्या है, एक तरह से ऑर्गन ही तो है। तो हार्ट से किसी दूसरे ऑर्गन के पास में जब आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी आर्टरी हो जाती है, ठीक है। और किडनी से रिलेटेड होती है तो वर्ड आता है रीनल। जैसे लंग से रिलेट होता है तो बोलते हैं पुल्मोनरी, लीवर से रिलेट होता है तो वर्ड आता है हिपैटिक। ऐसे ही किडनी से रिलेट करते हैं तो वर्ड आता है रीनल। तो ये रीनल आर्टरी हैं जो ब्लड को ऐसे किडनी के अंदर लेके जाएंगी। ये दोनों रीनल आर्टरी हैं। रीनल आर्टरी अंदर जाती हैं, और यहाँ पर अभी बताऊंगा कि फिल्टर होके वापस जो है ब्लड लेके आएंगी। तो जो ब्लड वापस लेके आएगी, जो ब्रांच यहाँ से अंदर से, तो ये हार्ट की तरफ लेके जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस ब्रांच को रीनल वेन बोलेंगे, ठीक है। ये अभी पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये फिल्टर करके वापस लेके चले जाती है, और बचा हुआ जो फिल्ट्रेट है, जो वेस्ट है, वो पानी के साथ में मिला हुआ वो ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है। उसी को हम बोलते हैं यूरिन। यूरिन यहाँ पे आ जाएगा, ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। जब ये फिल हो जाता है तो हमें मिक्चुरेशन यानी कि यूरिनेशन, यूरिन के लिए एक इच्छा पैदा होती है, अर्ज आती है, इससे बाहर हम रिलीज कर देते हैं यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को। अब इसमें शुरुआत में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, किडनी की बात करें तो किडनी क्या है भाई, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब ये कैसा होता है भाई, बीन शेप का होता है। बीन शेप मतलब जैसे राजमा होता है, बीन शेप के ऑर्गन है। अब इन किडनी को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इन किडनी के अंदर देखिए, मान लीजिए मैंने ये बना दी यहाँ पे किडनी है, ऐसे ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमें बीच में जब सेक्शन कट करके देखा ऐसे ऊपर से नीचे से कट दिया, तो हमें ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्राइंगुलर शेप के पिरामिड्स दिखाई देते हैं। ऐसे ट्राइंगुलर शेप के पिरामिड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इन पिरामिड्स के अंदर क्या होती हैं, इस तरीके से बहुत सारी ऐसे बहुत छोटे छोटे से ट्यूबल से, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारी होती हैं। अब इन ट्यूब्स जैसी जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैं बता रहा था यहाँ पर, ये इस तरह से है ना, ये ऐसे मैं बता रहा था, ये ट्यूब ये जाती है, रीनल आर्टरी अंदर जाती है। जाने के बाद में ये जो ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, इनमें ही ये जाके जुड़ती है, यानी ये ब्लड इन्हीं के अंदर जाता है। फिल्टर होके जब बाहर आता है तो वो रीनल वेन के अंदर आता है वापस। तो एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से छन के वापस बाहर आ जाता है।
तो ये जो ट्यूबुल हैं, ये इस तरह से ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो इसके अंदर है। हजारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ये अंदर इसके होते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि मेन जो फिल्टर, भाई मेन काम क्या है किडनी का? फिल्टर करना ब्लड को। और फिल्टर का काम कर कौन रहा है एक्चुअली में? उसके अंदर जो ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है, छलनी जैसा जो काम कर रहे हैं, वो नेफ्रॉन्स कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेन जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की, वो कौन है? वो नेफ्रॉन्स। तो हम बोलेंगे कि नेफ्रॉन्स आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि एक्चुअल में ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, जहां पर क्या होता है? वेयर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स, जहां पर एक्चुअल में ब्लड को फिल्टर किया जाता है। अब ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को मैं ध्यान से अगर देखता हूँ, बड़ा करके देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है देखने में? हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेफ्रॉन को जब हम बड़ा करके देखते हैं, तो हमें इसके अंदर ये नेफ्रॉन जो बनाया था अंदर इनमें ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर थे, तो ये कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि ऐसे जो किडनी थी, इसमें क्या था? ये यहाँ पर ये पिरामिड्स थे। पिरामिड में ऐसे ट्यूबुल की तरह ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर थे। रीनल आर्टरी ऐसे आती थी और ब्रांचेस में डिवाइड होकर इनसे कनेक्ट होती थी, फिल्टर करके बाकी का बचा हुआ फिल्टर छन के जो ब्लड है वो ऐसे रीनल वेन पे चला जाता था। तो ये जो रीनल आर्टरी आ रही है, तो मैंने यहाँ से बना ली कि भाई ये ब्रांच आ गई रीनल आर्टरी की। ठीक है, ये रीनल आर्टरी की ब्रांच आ गई, ये ब्रांच है रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, ये आ गई ऐसे यहाँ से। ठीक है, अफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं वैसे, हायर क्लासेस में जाओगे। अब यहाँ पर ये बहुत सारा एक गुच्छा सा बना देती है ऐसे, और यहीं से निकलती है ऐसे ये बाहर यहाँ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो पूरा गुच्छा सा बना है इस तरह से बन गया, और बनने के बाद में बाकी ये ऐसे करती हुई ये इसके ऊपर ऐसे चारों तरफ इनके इस ट्यूब जैसे इसमें डॉटेड कर देता हूँ मैं। तो ये है, ये अलग है, ये मान के चलना ये अलग, और इसमें है ब्लड हमारा। तो ये इसके ऐसे कॉइल्ड होके इसके ऊपर नीचे से होके कॉइल्ड होके ये ऐसे इसमें लिपटी रहती है इसके चारों तरफ से। ठीक है, ये ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे लिपट लिपट के ऐसे इसके पैरेलली चलती। ये नहीं, ये इस तरीके से मान लीजिए जा रही है ऐसे। और ये चली गई ये आगे इसके पास में टू रीनल वे, क्योंकि यहाँ से वापस जो आ तो रही थी आर्टरी से, और रीनल वेन वापस लेके जा रहा था, तो रीनल वेन में ऐसे ही चले जाती है। सब नेफ्रॉन के साथ में यही कनेक्शन होता है ऐसे। तो ये जो पोर्शन है, ये गोल गोल सा जो बना है पूरा पूरा एक गुच्छा जो बन गया ब्लड वेसल्स का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बहुत सारे हैं तो ग्लोमेरुला ही बोले, तो क्या बन गया? ग्लोमेरुलस का कहलाएगा। और ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर जो बना है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल इसको कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के जो है एक टर्म लिखते हैं मैलपीगियन बॉडी। मैलपीगियन बॉडी। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में नॉर्मल आपको बोमेन कैप्सूल ये और ग्लोमेरुलस ये याद रखना। ठीक है जी, ये वाला जो कोइल्ड पोर्शन है इसको बोलते हैं पीसीटी। ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन आप जब एक्स्ट्रा में क्वेश्चन सॉल्व करते हो अलग से सैम्पल पेपर ला के, तो उसमें कहीं कहीं ये वर्ड आ जाते हैं, तो इसलिए वो भी आप कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता देता हूँ उसको।
पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीसीटी का, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल एक तरह से क्या हो गया, पास में, किसके पास में, इस बोमेन कैप्सूल के पास में। कॉन्वोलेटेड का मतलब कॉइल्ड, मुड़ा तुड़ा सा। ऐसे ही मुड़ा तुड़ा एक ये वाला एरिया है इसका और एक ये वाला है इस ट्यूबुल का, इसको बोलते हैं डीसीटी। डी का मतलब डिस्टल, डिस्टल मतलब इससे काफ़ी दूर है। और ये जो घुमा हुआ पोर्शन है इस ट्यूबुल की बात कर रहा हूँ, ना कि इस ब्लड वाले की, इसको बोलते हैं हेनले लूप, हेनले लूप। और ये जो बन जाती है आखिरी में, ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। जैसे कि एक ट्यूबुल का यहाँ पे जुड़ गया, दूसरे वाले का आके यहाँ पे जुड़ गया, तीसरे वाले का जुड़ गया, ऐसे कलेक्टिंग डक्ट होती है यहाँ पे। तो ब्लड जब यहाँ पर आता है स्टार्टिंग में, तो होता क्या है कि यहाँ पर ब्लड में भाई वेस्ट है, ठीक है, तो वेस्ट छन के यहाँ से इधर आ जाते हैं, ठीक है, वेस्ट छन के कहाँ पर, फिल्टर होके यहाँ पर आ जाते हैं। तो फिल्टर होके यहाँ पे आए तो साथ में जो है साथ में यहाँ पर अमीनो एसिड्स, छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ठीक है, कुछ सॉल्ट और एक ज़्यादा अमाउंट में वाटर, ये सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन, ब्लड कॉर्पोसेल्स, वो यहीं पर रहते हैं, वो ब्लड में ही रहते हैं, बाकी ये चीज़ें यहाँ आ जाते हैं। अब ये तो भाई अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, इनकी तो बॉडी को ज़रूरत होती है, तो इनको तो वापस रीअब्जॉर्ब करना जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर जब ये आते हैं तो इस ट्यूबुल वाले पोर्शन में जैसे जैसे ये आगे जाते रहते हैं, वैसे वैसे ये रीअब्जॉर्ब होके, रीअब्जॉर्ब मतलब इस ट्यूबुल से अमीनो एसिड वह ज़्यादा अमाउंट में वाटर जा रहा है, जो सॉल्ट, ग्लूकोज, ये सारे वापस क्या हो जाते हैं, वापस रीअब्जॉर्ब होके इस ब्लड वेसल में वापस चले जाते हैं। तो इस ट्यूबुल से ये जो ज़रूरत के सामान हैं ये बाहर निकाल के वापस इस ब्लड में रीअब्जॉर्ब करना ही रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है जी। इसलिए यूरिन फॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं ना, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो उसमें हम क्या देखते हैं, 3 स्टेप देखते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर, आराम से देखना सब समझ में आएगा, फिल्ट्रेशन। तो देखिए ग्लोमेरुलस का फिल्टर हुआ नहीं हुआ यहाँ पे, तो ब्लड फिल्टर हो गया, तो ज़्यादा जो भाई जो पानी है वो पानी के साथ में ये सब चीज़ें और नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, वो भी यहाँ पर आ जाता है, आ गया। यहाँ पर जो काम की चीज़ें थी वो तो इसमें से निकाल ली और निकाल के वापस इस ब्लड वेसल में डाल दी है, जो कि रीनल वेन की तरफ जा रही है, ठीक है। इसलिए इस पहले स्टेप को बोला था यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और दूसरा क्या था कि काम की चीज़ें वापस रीअब्जॉर्ब, यानी यहाँ से निकाल के इस ब्लड वेसल में डाल दी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, कि मेन काम की चीज़ों का क्या हुआ है, रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, हो गया। अब उसके बाद में क्या होता है, तीसरा स्टेप आता है इसमें सीक्रेशन, ठीक है जी। सीक्रेशन में कुछ आयंस वगैरह का सीक्रेशन होता है, साथ में हार्मोन का, वो भी बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से क्या होगा कि जैसे जैसे ये जो यूरिन ऐसे नीचे बढ़ेगा, फिर ऐसे ऊपर आता रहता है, तो वैसे वैसे इसमें से पानी को रीअब्जॉर्ब किया जाता है बार बार वापस, और ये वापस ब्लड में चला जाता है। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा पानी अगर बाहर निकलेगा तो बॉडी से में पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए पानी को बार बार रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है यहाँ पे। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी जो किडनी में है, पूरी जितने भी नेफ्रॉन हैं दोनों किडनी के मिला के, वो लगभग पूरे दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर, मतलब कि एक तरह से फिल्ट्रेट, यहाँ पर जो ये बना है 180 लीटर बनाते हैं। क्या 180 लीटर पानी हम यूरिन के थ्रू निकालते हैं? नहीं, हद से ज़्यादा कितना, 1-1.5 लीटर के आसपास। इसका मतलब 99% जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी का, ठीक है, बॉडी का रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन को पास किया जाता है बाहर, यानी कि मैक्सिमम पानी को रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ये वाला काम क्या है, इस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुल जैसे जैसे आता है उसमें से पानी को वापस बाहर निकाल लिया जाता है।
और एक चीज़ और भी होती है कि जब देखा जाए कि जैसे गर्मियाँ हैं, पसीना निकलता है तो पानी वैसे ही बाहर निकल रहा है, उस टाइम पर हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, वो एक हार्मोन रिलीज करती है, नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये रिलीज हो जाता है और ये इस कलेक्टिंग डक्ट और DCT के ऊपर एक्ट करता है, जिससे कि ये इसकी वॉल को परमेबल बना देता है, जिससे कि वाटर यहाँ पर जो और बचा हुआ है वो यहाँ से वापस रीअब्जॉर्ब होके बाहर आ जाता है, तो और कम पानी बाहर जाएगा। और जब देखते हैं कि भाई पानी की बॉडी में पानी की कोई खास कमी नहीं है, सर्दियों में जैसे पसीना नहीं आता उस टाइम पर ADH जो है रिलीज नहीं होगा और ये वॉल इम्परमेबल ही बनी रहेगी वाटर के लिए, और वाटर यहाँ से बाहर नहीं आएगा और वाटर बाहर निकल आएगा यूरिन के साथ में, इसलिए सर्दियों में यूरिन ज़्यादा आता है। इस तरीके से क्या करती है हमारी बॉडी एक्ट करती है, मतलब ये चलता है। कभी कभी एक ज़्यादा डिटेल में जब पूछ लेते हैं, वैसे ही आप बोर्ड में तो नहीं आता इस तरह का खास क्वेश्चन, मेन चांस नहीं है, लेकिन नॉर्मल में आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे तो वहाँ पे पूछ लेगा, पे टेंशन होगी तो वो बता देता हूँ, पूछ लेगा कि भाई नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर वगैरह का, तो PCT में सबसे ज़्यादा होता है इस एरिया में, ठीक है जी, रीअब्जॉर्प्शन वाटर का। और पूछ ले कि यूरिन बनने में कितने स्टेप होते हैं, तो 3 स्टेप होते हैं, फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, 3 स्टेप में कंप्लीट होती है प्रोसेस। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद में यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके जुड़ जाती है किससे, यूरेटर से। और यूरेटर एक तरह से क्या है, वो वाली ट्यूब है जो किडनी से यूरिन लेके, भाई जो भी इसमें फिल्टर होके जो फिल्ट्रेट बनेगा वो यूरिन ही होगा, यूरिन कहलाएगा। तो इस किडनी से यूरिन लेके ये लेके जाती हैं कहाँ तक, ब्लैडर तक लेके जाती हैं, ठीक है। तो एक तरह से पासिंग ट्यूब है एक तरह से ये यूरेटर जो होती। किडनी स्टोन जो होता है वो यहाँ किडनी में फंस जाए तब दर्द होता है, और कभी कभी यहाँ इस यूरेटर के अंदर फंस जाता है तब भी पेन होता है। अब आता है मस्कुलर ऑर्गन, यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पर धीरे धीरे ड्रॉप करके यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता रहता है। जब ये बैग भरने लगता है, ब्लैडर भरने लगता है, तो एक इच्छा जागृत होती है बॉडी में कि भाई यूरिन को रिमूव करने के लिए टॉयलेट जाया जाए। तो ये जब भर जाएगा तब इसमें ऐसी फीलिंग आती है, उसके बाद में यहाँ से हम रिलीज कर देते हैं यूरेथ्रा से, मिक्चुरेशन उसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि रिमूवल। भाई जब यूरिन हम करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है। इस तरीके से यूरिन पास किया जाता है बॉडी से, ऐसे हमारा जो है चलता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या क्या बन सकते हैं, एक तो आपका डायग्राम बन सकता है किडनी वाला जो मैंने पहले बनाया था, ये आपके किस में क्या क्या आते हैं, वो कितने स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन के, और ये जो भी था ये इससे डायग्राम सिंपल, इससे तो नहीं मिल पाएगा आपको, सिंपल डायग्राम है ये, आप इसको इसके अकॉर्डिंग चला सकते हो, ठीक है जी। तो ये था एक्सक्रीशन ह्यूमन के अंदर। अब देखते हैं कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर का कि भाई, अच्छा हाँ, किडनी से रिलेटेड एक चीज़ और है, 2-3 जैसे इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी कि भाई जब किसी की किडनी ख़राब हो जाती है, किडनी फेलियर हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं। किडनी फेलियर पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट कीजिए, ठीक है, किसी दूसरे की किडनी लेके दूसरे उस पेशेंट में लगाइए, या फिर अगर ऐसा नहीं है, किडनी अवेलेबल नहीं है, डोनर अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर डायलाइसिस कर सकते हैं। डायलाइसिस करते हैं, इसमें क्या करते हैं, डायलाइसिस में पेशेंट की एक मशीन होती है, डायलाइसिस मशीन होती है, उसमें क्या करते हैं, आर्टरी से कनेक्ट लिया, जैसे किडनी में रीनल आर्टरी जाती है, रीनल वेन बाहर आती है वापस, तो ऐसे ही क्या करते हैं, रीनल मतलब आर्टरी से ब्लड लिया, उसको डायलाइसिस मशीन में पहुंचती है, और डायलाइसिस मशीन से में फ़िल्टर होके वापस ब्लड फ़िल्टर होके साफ़ सुथरा ब्लड वेन में डाल देते हैं। ये डायलाइसिस करनी पड़ती है हर
दिन या एक दिन छोड़ के करनी पड़ती है। वेस्ट जैसे बॉडी से वो रोज़ बाहर निकलता है, ऐसे ही करवानी पड़ती है ये। तो इसको आर्टिफिशियल किडनी भी इसलिए कहा जाता है। ठीक है जी। अब ऐसे ही किडनी स्टोन होता है, जैसे किडनी में स्टोन पथरी बन जाती है, तो किडनी स्टोन वैसे तो कई टाइप की होती है, मैक्सिमम 5 तरह की किडनी स्टोन बनती हैं। उसमें से सबसे जो कॉमन आम तौर पर हम देखते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। तो उसको ऑपरेशन से या दवाई वगैरह से निकालते हैं, वो किडनी में फंस जाए और उसके यूरेटर में फंस जाती है, तब पेन वगैरह होता है। आयंस की कमी से होता है, पानी ज़्यादा पिए, नींबू का इस्तेमाल करें जिससे कि आयंस की प्रॉब्लम ना हो, तो उससे जो है किडनी स्टोन के बनने के चांस कम रहते हैं। खैर, अगर आपको और ज़्यादा उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और आगे हम देखते हैं कि भाई प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट्स जब, भाई देखो, प्लांट में कोई ऐसा एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तो होते नहीं, जैसे हमारे अंदर किडनी है ना, और प्लेन सेल्स दूसरे, मतलब खैर छोड़ो, वो तो दूसरे ऑर्गन एनिमल्स में। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो प्लांट्स में होते नहीं है किडनी टाइप के, तो उनमें सिंपल टाइप से होता है। प्लांट में जब कोई वेस्ट बनता है तो उनकी लीव्स में इकट्ठा हो जाए, फ्रूट्स में इकट्ठा हो जाए, तो आप देखते हो पत्तियां झड़ जाती हैं, लीफ गिर जाती है, ठीक है ना। तो लीफ को गिर के, वो गिरा के कर सकता है, ठीक है भाई। ये क्या कर सकता है? बाय फॉलिंग देयर लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ऐसे कर सकता है भाई। और कैसे कर सकता है? बाय पीलिंग ऑफ देयर बार्क, ठीक है, जो छाल होती है पेड़ की, उसको वो निकल जाती है। आप देखते हो कभी कभी पेड़ बड़े बड़े जो आराम से हाथ लगाओ वो निकल जाती है छाल, वैसे क्योंकि वेस्ट जो होता है अपना, वो वेस्ट वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और वो वेस्ट की वजह से वो लीव्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह वो गिर जाती है। और कैसे कर सकते हैं भाई? रेस्पिरेशन कर सकते हैं बाय CO2, जैसे हम भी करते हैं रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ट्रांसफर मतलब स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाती है, लेंटिकल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। और जैसे गम, रेजिन्स, ठीक है, एक्सेट्रा, इनके थ्रू भी जो है, गोंद वगैरह से नीम के पेड़ में देखा होगा, इस तरह से रेजिन वगैरह निकलती है, तो वो भी एक तरह से उनकी वेस्ट की ही फॉर्म है। इस तरीके से प्लांट जो है अपना वेस्ट निकालते हैं, सिंपल तरीके से। ठीक है जी। तो ये था हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। आपको नोट्स के बारे में आप बोल रहे थे, तो कमेंट आ रहे थे नोट्स के लिए, तो नोट्स भी आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। वैसे हर लेक्चर में लेक्चर रिकॉर्डिंग शॉर्ट थे, उनकी जितना पढ़ाया उतने ही नोट्स वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। बाकी के नोट्स भी आपको पूरे चैप्टर के, यहाँ तक कंप्लीट चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे हो तो शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूँगा। थैंक यू।